Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about components of laser that include active medium or gain medium, laser cavity and pumping source. So there are three main components of laser. First one is laser medium, which is also called active medium. Second we have laser cavity or optical resonator. Third one is pumping mechanism or pumping source. So let's see what is laser medium. It is a medium where the laser action takes place. लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम एक्चुअली हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे हमारा जो लेज़र एक्शन है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कि हमारे पास वो मटेरियल है जिसके अंदर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए लेज़र प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. अब ये जो मटेरियल है आपके पास, इट मे बी अ सॉलिड सच एज रूबी रॉड इन केस ऑफ रूबी लेज़र. जो आपका लेज़र मीडियम है या एक्टिव मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे जो आपका रूबी लेज़र है, लेज़र की एक टाइप है. रूबी लेज़र के अंदर हम रूबी रॉड इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प है, यानी यहाँ पे हम इस लैम्प को जो है एक पंपिंग सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. और ये जो इनसाइड एक रॉड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रूबी रॉड. तो ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल है जो कि हम एक्टिव मीडियम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव it may be a mixture of gases such as helium and neon in helium neon laser. आपका जो एक मीडियम है ये गैसेस का मिक्सचर भी हो सकता है. इट मे बी सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड इन सेमीकंडक्टर लेज़र. ये गैलियम आर्सेनाइड जो है वो भी हो सकता है, यानी एक सेमीकंडक्टर भी हो सकता है जैसे कि हम सेमीकंडक्टर लेज़र के अंदर यूज़ करते हैं. और इट मे बी ए लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ डाई सॉल्यूशंस एज यूज्ड इन डाई लेज़र. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेज़र आपका जो एक्टिव मीडियम है वो मैटर की किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो सेमीकंडक्टर हो सकता है. यहाँ पे आपको जो है वो एक सॉलिड स्टेट लेज़र दिखाया गया है जिसमें हम एक सॉलिड मटेरियल को एक्टिव मीडियम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट ये हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र है जिसके अंदर हम हीलियम और नियॉन गैस का जो मिक्सचर है उसको इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर यूज़ कर रहे हैं एज एन एक्टिव मीडियम. और यहाँ पे आपको एक सेमीकंडक्टर लेज़र दिखाया गया है जिसमें हम गैलियम आर्सेनाइड को जो है वो एक एक्टिव मीडियम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. लेज़र मीडियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मीडियम और गेन मीडियम. अब ये जो आपका लेज़र मीडियम है जो कि सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड, गैस या फिर सेमीकंडक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, इसको हम एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम का नाम भी देते हैं. अब इसको एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम क्यों कहा जाता है? एज इट गिव्स अस ऑप्टिकल गेन थ्रू एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. क्योंकि लेज़र के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमने कहा दिस इज़ द एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट. इसके अंदर लाइट एम्पलीफाई हो रही है. अब जब एम्पलीफाई हो रही है इसका मतलब आपकी जो लाइट है वो पहले के मुकाबले में उस कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है. यानी हमने देखा स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस में कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. सो दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो आउटपुट के तौर पे मिल रही होती है जिसको हम गेन भी कह सकते हैं. तो चूँकि वहाँ से आपको आउटपुट एनर्जी मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ गेन, तो हम इसको गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम का नाम भी देते हैं. In order to fire a laser, the active medium must be in non-thermal energy distribution known as population invariant. अब लेज़र एक्शन अगर हमने करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एक्टिव मीडियम है वो नॉन थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस स्टेट में हो. अब नॉन थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूजुअली आपकी जो थर्मल स्टेट होती है, थर्मल स्टेट में जब आपका जो मीडियम है वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जबकि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं. यानी नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल के जो एटम हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं. लेकिन लेज़र एक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम उस मीडियम के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस जो है उसको अचीव करें. अब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्या है कि हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो है उनको ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा कर दें. तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा कर देते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, आप किसी ना किसी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस एक्टिव मीडियम को, और एक्टिव मीडियम के जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. तो चूँकि वहाँ पे आप एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करके जो है ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं, तो समटाइम हम इसको नॉन थर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, इसको हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं, या मोस्ट पॉपुलरली हम इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम भी देते हैं. The gain results from the stimulated emission of photons through electronic or molecular transition to a lower energy state
from a higher energy state previously populated by a pump source. अब जो हमें गेन है, गेन मीन्स ऑप्टिकल गेन. ऑप्टिकल गेन मतलब लाइट एनर्जी जो हमें इनपुट आउटपुट के तौर पे वहाँ पे मिलती है, विच इज़ द एम्पलीफाइड बीम, जो एक शार्पली फोकस्ड लेज़र बीम होती है, वो हमें किस तरह से मिलती है. इट इज़ obtained बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ फोटॉन्स. और ये हम डिटेल में सारा प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेज़र एक्शन होता है बेसिकली स्टिमुलेटेड emission के ज़रिए होता है. और उस स्टिमुलेटेड emission के नतीजे में होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होती हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एक्टिव मीडियम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही हो, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको भी हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा सकते हैं. सो जब हम एटॉमिक ट्रांजिशंस, एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बेसिकली सेम है. जब हम कहते हैं कि हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में गया, या हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो दोनों चीज़ें सेम हैं. यानी एटम के एक्साइटेड होने का भी यही मतलब है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं. सो अटोमिक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, यानी एटम भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं थ्रू स्टिमुलेटेड emission. और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है एक्टिव मीडियम के, वो भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं थ्रू स्टिमुलेटेड emission. और उसके नतीजे में आपको जो है वो गेन या ऑप्टिकल आउटपुट जो है वो मिलता है. टू अ लोअर एनर्जी स्टेट फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट, यानी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होती है और प्रीवियसली पॉपुलेटेड बाय पंप सोर्स. और वो स्टेट जो होती है उसको हम ऑलरेडी किसी न किसी पंप सोर्स से, किसी न किसी एनर्जी के सोर्स को यूज़ करके उस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव कर चुके होते हैं. यानी उस स्टेट को, जो हायर एनर्जी स्टेट है, पहले हम खुद पॉपुलेट करते हैं बाय यूजिंग अ पंप सोर्स, और देन स्टिमुलेटेड emission के ज़रिए जब ट्रांजिशन होती है तो उस वक्त हमें वहाँ से ऑप्टिकल गेन या लेज़र आउटपुट मिलती है. द एक्टिव मीडियम डिटर्मन्स द पॉसिबल वेवलेंथ दैट कैन बी इमिटेड फ्रॉम द लेज़र. अब जो आपका एक्टिव मीडियम है वो डिसाइड करता है कि किस किस्म की वेवलेंथ या किस किस्म के कलर की आपकी जो लाइट है वहाँ पे एमिट होती है. क्योंकि जब भी आपकी लेज़र लाइट एमिट होती है वो बेसिकली क्या है, आपके जो एटम्स हैं या आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे हैं. अब जब जितना एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी की या उतनी ही वेवलेंथ की जो लाइट है वहाँ पे वो इमिट होगी. अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट एटम्स के अंदर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं. यानी हर दो एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस एक जैसा नहीं होता. मिसाल के तौर पे हम एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से कि वहाँ पे ग्राउंड स्टेट और जो मेटास्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट है उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस अगर 2 जूल का है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो लेज़र प्रोड्यूस होगी उसकी एनर्जी भी 2 जूल ही होगी. अब एक दूसरा मीडियम या एक दूसरा एक्टिव मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने मटेरियल को चेंज कर दिया. अब उस मटेरियल के जो एटम है वहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस 6 जूल है, तो वहाँ पे हमें लेज़र जो है वो भी 6 जूल की ही मिलेगी. 6 जूल मीन्स उसके एक फोटोन की जो एनर्जी है वो 6 जूल होगी. सो कितनी एनर्जी की या कितनी वेवलेंथ की, किस कलर की लाइट निकलेगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का मटेरियल जो है वो उस लेज़र के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. सो जो आपकी लेज़र लाइट का कलर है वो भी बेसिकली आपका एक्टिव मीडियम डिसाइड करता है. These wavelengths are determined by the specific transitions between the laser energy levels in this material. क्योंकि ये wavelengths या जो लाइट हमें मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में हम जब ट्रांजिशन करवाते हैं एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, तो तब हमें वो एनर्जी आउटपुट के तौर पे मिलती है. The basic physics of the laser is similar for all types of lasers, and we'll use the term active medium and assume that it is composed of atoms. In reality, the active medium can be atoms, molecules, ions or semiconductors according to the type of laser. अब जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी लेज़र इमिशन किस तरह से होती है वो हम पढ़ चुके हैं. पहले एब्जॉर्प्शन होती है, देन स्पॉन्टेनियस इमिशन, और स्पॉन्टेनियस इमिशन फिर आगे स्टिमुलेटेड इमिशन जो है उसको प्रोड्यूस करती है. सो ये प्रिंसिपल हर किस्म के लेज़र में और हर किस्म के जो मीडियम है उसमें सेम ही होता है. सो हम बजाय इसके कि हर एक मीडियम को अलग अलग नाम दें, हम एक जनरल टर्म यूज़ कर लेते हैं एक्टिव मीडियम, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो एक्टिव मीडियम है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है. यानी जब भी हमने लेज़र की फ़िज़िक्स को स्टडी करना होता है, जब हमने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होता है, सो इन जनरल हम एक्टिव मीडियम की टर्म इस्तेमाल करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो एक्टिव मीडियम है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है. ऑल्दो जो आपका एक्टिव मीडियम है वो ना सिर्फ एटम से मिलकर बनता है, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
आइंस भी हो सकते हैं या सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का लेज़र यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप थ्योरेटिकली लेज़र को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक्टिव मीडियम की टर्म ही यूज़ करेंगे और हम एटम को लेकर ही सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव लेज़र कैविटी और ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब लेज़र कैविटी या ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है? इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ लेज़र एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ मिरर्स। अब ये जो है आपके पास लेज़र की प्रोडक्शन का सबसे मेजर या सबसे अहम कंपोनेंट होता है। और ये है क्या? बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ मिरर्स। बेसिकली ये दो मिरर्स पर या मिरर्स के एक पेयर पर मुश्तमिल होता है। दो किस्म के दो मिरर हम इसमें यूज़ करते हैं। वन ऑफ विच इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग। अब उन दोनों मिरर्स में से जो एक मिरर होता है दैट इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग। टोटली रिफ्लेक्टिंग का मतलब जब भी उसके ऊपर किसी भी किस्म की लाइट फॉल करवाई जाएगी तो लाइट उसमें से गुजरेगी नहीं, पास नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी लाइट जो है वो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे लाइट से क्या मुराद है? चूँकि हमारा जो एक्टिव मीडियम है या लेज़र मीडियम है उसके अंदर बेसिकली फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे। तो जब भी फोटॉन्स आके उस मिरर से टकराएंगे तो वो उन सारे के सारे फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, उनको वापस भेज देगा और किसी भी किस्म का जो कोई भी फोटोन जो है उसको अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। द अदर इज़ पार्शली रिफ्लेक्टिंग। अब दूसरा जो आपका मिरर दैट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टिंग। पार्शली का मतलब उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होगा, कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। अब कितना रिफ्लेक्टिंग होगा? 98% रिफ्लेक्टिंग। तो जो हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसके अंदर भी 98% जो उसका प्रोपोर्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी 98% तक वो भी फोटॉन्स जो हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है। सिर्फ 2% जो आपका पार्ट होता है उस मिरर का वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है। अब उसकी रीज़न क्यों क्या है, क्यों उसको जो है वो हम पार्शली रिफ्लेक्टिंग और पार्शली ट्रांसपेरेंट रखते हैं? लेट्स सी एक्टिव मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन दीज मिरर्स। अब क्या करते हैं, जो एक्टिव मीडियम है उसको उन दोनों मिरर्स के दरमियान जो है वहाँ पे हम प्लेस करते हैं। द मिरर्स हैव ऑप्टिकल कोटिंग दैट डिटर्मन्स देयर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़। अब जो मिरर्स होते हैं उनके ऊपर हमने ऑप्टिकल कोटिंग की होती है जो कि उनकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटर्मन करती है, यानी कितने परसेंट कितना वो रिफ्लेक्टिव है, कितना वो ट्रांसपेरेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर किस किस्म का मटेरियल जो है वो कोट किया है। सो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यूज़ करके अब उसकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी जो हमने कहा ना कि एक जो उसको टोटली रिफ्लेक्टिंग बना दिया, यानी उसके ऊपर इस तरह का मटेरियल कोट कर दिया कि वो लाइट को बिल्कुल भी गुजरने ना दे, और दूसरा जो था उसको हमने इस तरह के मटेरियल से कोट किया कि वो 98% तक जो है लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, सिर्फ 2% जो लाइट है उसको अपने अंदर से पास होने दे। सो ये जो हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, जो मटेरियल हम उसके ऊपर प्लेट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो मिरर है वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, कितना ट्रांसमिट करेगा, कितना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। The mirror M2 which is partially reflecting is also called the output coupler. अब जो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है M2 जिसको हमने कहा, उसको हम आउटपुट कपलर का नाम भी देते हैं। अब आउटपुट कपलर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट अलाउज द सोर्स ऑफ लाइट टू लीव द कैविटी टू प्रोड्यूस लेज़र आउटपुट बीम। क्योंकि यही हमारा वो मिरर है जहाँ से आपकी लेज़र लाइट जो कि उस एक्टिव मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो एक बीम की फॉर्म में उस लेज़र मीडियम से बाहर जाएगी। यानी अगर आप वहाँ पे लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली लेज़र लाइट जो उसके लिए कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए। तो जो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है इसका रोल क्या है कि ये बेसिकली एक एग्जिट पॉइंट के तौर पे यूज़ करता है। तो उसका जो 2% ट्रांसपेरेंट हिस्सा है वहाँ से आपकी जो आउटपुट बीम है, आपकी जो लेज़र बीम बनी है उस मीडियम के अंदर, वो उस मीडियम से बाहर जा रही होती है, वहाँ से एग्जिट हो रही होती है। अब हम क्यों इन मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस मिरर असेंबली जिसको हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर का जो है वो नाम दिया है, क्यों हम इस असेंबली को यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ नॉट इनफ टू जनरेट अ लेज़र इफ़ेक्ट। अब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो लेज़र इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब तक हमने जितनी भी स्टडी की हमने कहा कि लेज़र लाइट तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस आपका जो मटेरियल है उसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करे, और जब मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करेगी फिर ही हम वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर पाएंगे। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी फिर ही वहाँ पे लेज़र प्रोड्यूस होगी। अब क्या है कि जब आप पॉपुलेशन इन्वर्जन भी अचीव कर लेते हैं उस वक्त तक भी जो आपका लेज़र इफेक्ट है, यानी ऑल्दो वहाँ पे लाइट एमिट हो रही होती है, फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं, सेम कलर के होते हैं,
यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं, लेकिन वो ओवरऑल लेज़र का जो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, जो एक हाई इंटेंसिटी है, वो प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं हो पाती है. It is the optical cavity that creates the conditions necessary for stimulated emission to become predominant over spontaneous emission. अब ये जो ऑप्टिकल कैविटी है, यही बेसिकली जो है वो हमें वो कंडीशन अचीव करने के काबिल बनाती है कि आपका जो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के रेट से ज़्यादा हो जाए. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट गेन है वो हमें ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू द इनपुट. The phase coherent light generated within the lasing medium bounces back and forth between the two mirrors. अब होता क्या है, हमने कहा था कि हम एटम्स को जो है वो एब्जॉर्ब करवा के एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करते, फ़ौरन से स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट, और हमें चाहिए कि वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करें. तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंपिंग की ज़रूरत होती है. अब हम किस तरह से उसका हल निकालते हैं, हम जो है वो मिरर असेंबली यूज़ करते हैं. अब मिरर असेंबली यूज़ करने से क्या होता है कि जो फेस कोहेरेंट लाइट जनरेट होती है, यानी ऑल्दो वहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, लेकिन उसका रेट मज़ीद बढ़ाने के लिए, ताकि और ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन हो और ज़्यादा फोटॉन्स हमें वहाँ से मिले, या इन अदर वर्ड्स एक बहुत हाईली इंटेंस लेज़र वहाँ पे बनाने के लिए हमें मिरर्स का यूज़ करना पड़ता है. अब वो मिरर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे जो स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए लाइट जनरेट हो रही है, वो लाइट वहाँ पे बाउंस बैक होती है, यानी फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रैवल करते हुए इन मिरर से टकराते हैं, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. अब जब मिरर्स बैक एंड फोर्थ बार बार वो फोटॉन्स वहाँ पे टकरा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो इस लेज़र मीडियम में से भी पास कर रहे हैं. सो हमने बेसिकली एक दफ़ा स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसको अपने माइंड में रिवाइज करें कि उसमें हो क्या रहा था, कि यहाँ से आपका एक फोटॉन आ रहा था, वो आके एक एटम से टकराता था जो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ था. वो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ एटम जब ग्राउंड स्टेट में आता था तो वो एक फोटॉन एमिट करता था. अब एक हमारा इंसिडेंट फोटॉन है और एक वहाँ से जो फोटॉन एमिट हुआ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से दो फोटॉन हो गए. वो दो फोटॉन आगे चलते हैं, यानी इसी मीडियम में आगे चलते हैं, आगे दो मजीद एटम से टकराते हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं. अब वो उन एटम से दो से जब टकराते हैं तो दो मजीद फोटॉन्स मिलते हैं, यानी दो से बनकर वो चार हो जाते हैं. अब वो चार मजीद आगे ट्रैवल करते हैं तो और चार एटम से टकराते हैं, उनको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लेकर आते हैं और 8 फोटॉन एमिट हो जाते हैं. सो इसका मतलब कि जितना वो फोटॉन इस लेज़र मीडियम के ट्रैवल करता जाएगा, उतने ज़्यादा एटम्स जो हैं उनको वो स्टिमुलेट करता जाएगा, यानी उतने ज़्यादा फोटॉन्स वहाँ पे वो एमिट करवाएगा. सो बेसिकली हम ये जो असेंबली यूज़ कर रहे हैं ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो पाथ लेंथ है, जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, वो फोटॉन जितनी लेंथ में ट्रैवल कर रहा है उसको हम इन्हेंस कर सकें. या आसान लफ्ज़ों में बात करें तो हम ये करते हैं कि वो जो फोटॉन है, जब वो बार बार यहाँ से इस तरफ या यहाँ से इस तरफ ट्रैवल करते हुए इस एक्टिव मीडियम में से गुजरेगा, तो वो और ज़्यादा एटम्स को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा फोटॉन्स वहाँ पे एमिट करवाएगा. तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स एमिट करवाएगा उतनी लाइट एम्पलीफाई होगी, और लाइट एम्पलीफाई होने का मतलब उतनी ज़्यादा इंटेंस लाइट जो है वहाँ पे वो प्रोड्यूस होती रहेगी. दिस स्टिमुलेट्स अदर एटम्स टू रिलीज लाइट, तो वो उतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करवाता है. दस ऑप्टिकल गेन इज़ अचीव्ड विच इज़ एम्पलीफाइड लाइट. तो उससे क्या होता है कि और हमें फिर ऑप्टिकल गेन मिलता है. ऑप्टिकल गेन से क्या मुराद है कि एम्पलीफाइड लाइट, यानी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, हाईली इंटेंस बीम हमें वहाँ पे आउटपुट के तौर पे मिलती है. द एम्पलीफाइड लाइट escapes थ्रू द पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर. अब इसको पार्शली रिफ्लेक्टिंग क्यों बनाया, कि ये जो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जो हम लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसको एग्जिट पॉइंट दे सके, उसको एक डोर दे सके, एक विंडो प्रोवाइड कर सके कि वो इस लेज़र मीडियम से बाहर चला जाए. सो आपकी जो लेज़र लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो फिर इस पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर के थ्रू वहाँ से escape कर जाती है. The amplified light travels to large distances without spreading in space. अब वो जो amplified light है आपकी, वो large distances तक travel करती है space के अंदर without spreading. और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लेज़र बीम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होती, फैलती नहीं है, बल्कि एक यूनिडायरेक्शनल बीम की फॉर्म में ही ट्रैवल करती रहती है. नेक्स्ट वी हैव लास्ट कंपोनेंट विच इज़ द पंपिंग सोर्स. अब पंपिंग सोर्स क्या है, द पंपिंग सोर्स इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द लेज़र मीडियम.
पंपिंग सोर्स जो है वो लेज़र मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एनर्जी हमने क्यों प्रोवाइड करनी होती है? द लेज़र मीडियम मस्ट हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर लेज़र एमिशन, क्योंकि लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करें, और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए एनर्जी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द लेज़र मीडियम सो दैट द एटम्स मे जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लेज़र मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। सो दैट्स वाई हमें वहाँ पे कोई ना कोई पंपिंग सोर्स यानी एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स यूज़ करना पड़ता है जो कि उस लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम के एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। अब वो जो पंपिंग सोर्स है इट में भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी हम वहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट फ्रॉम एन अदर लेज़र, किसी और लेज़र से निकलने वाली लाइट का भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी वो एनर्जी अचीव कर सकते हैं, फ्लैश लैम्प्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। यानी ये वो सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम पंपिंग सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इन सारे के सारे पंपिंग सोर्स की डिटेल जो है उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए।